शोभा का मायका दिल्ली में था, पर शोभा की शादी गुजरात में हितेश नाम के लड़के से हुई थी। शोभा की शादी को 1 साल हो चुका था, पर अब तक शोभा अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही एक दिन शोभा की माँ सुमन शोभा को फ़ोन करती है। अरे शोभा बेटा, तेरे ससुराल वाले तुझे मायके आने भी देंगे या नहीं? माँ, मैंने बात तो की थी, पर अभी तक हितेश जी को छुट्टी ही नहीं मिली, और जब तक उन्हें छुट्टी नहीं मिल जाती मैं भला दिल्ली कैसे आऊँगी? पता नहीं दामाद जी को छुट्टी क्यों नहीं मिलती। अरे उन्हें छुट्टी मिल नहीं रही या जानबूझकर ले नहीं रहे। मुझे तो लग रहा है कि अब अपनी बेटी को देखने के लिए मुझे ही उसके ससुराल आना पड़ेगा। शोभा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर ही रही थी, तभी वहाँ हितेश आ जाता है और अपनी सास की ये बात सुनकर हितेश हंसते हुए अपनी सास से कहता है। तो माँ आ जाइए ना आप अपनी बेटी के ससुराल में। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे ससुराल से भी कोई आए, ताकि मैं उन्हें अपना गुजरात घुमा सकूँ। अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हैं दामाद जी, तो एक काम कीजिए ना, हमारी टिकट करवा दीजिए ताकि हम भी गुजरात आ सके। कुछ ही दिनों के लिए ही सही, पर इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और हमारी बेटी से मुलाकात भी। अब क्या था, सुमन के कहते ही हितेश बिना कोई देरी किए अपने ससुराल वालों की टिकट कटवा देता है और बहुत जल्द शोभा की माँ और उसका छोटा भाई विपिन शोभा के ससुराल आ जाते हैं। आ गए आप समधन जी? कब से मेरी बहू आपकी राह तक रही थी। आना तो था ही समधन जी, साल भर हो गया अपनी बेटी को देखे, और आप लोग हैं जो मेरी बेटी को कुछ दिनों के लिए मायके भी नहीं भेज रहे। क्यों समधन जी, पर क्या करें, बहू के बिना अब घर में मन ही नहीं लगता और हितेश को बिना छुट्टी नहीं मिल रही। चलो बातें तो होती रहेगी, मैं अभी आपकी बेटी को बुला देती हूँ। अब जैसे ही शोभा को पता चलता है कि उसके मायके वाले आ चुके हैं, तो शोभा बहुत खुश होती है और अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है। उसी बीच हितेश भी अपनी सास के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता है। माँ, अब बहुत थक गई होंगी ना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैं आपके लिए एक गुजराती डिश लेकर आया हूँ, खाकर बताना कैसी है। हाँ माँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आपको पता है, मेरे ससुराल वालों ने अब तक कुछ नहीं खाया, सब आपकी ही राह तक रहे थे। अरे ये सब तो सिर्फ दिखावा है। अगर इतना ही भले होते तो मेरी बेटी को कुछ दिनों के लिए उसके मायके ना छोड़ देते। देखो तो मेरी बेटी कितनी कमज़ोर हो गई है। माँ, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, पर आप एक बार मेरी भी तो समझिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शोभा से खुद पूछ लीजिए। मैंने कई बार कोशिश करी है कि मुझे 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाए, ताकि मैं खुद शोभा को दिल्ली छोड़कर आ सकूं। अब शोभा इतनी दूर अकेले तो नहीं जा सकती ना, और मुझे छुट्टी ही नहीं मिल पा रही। माँ, अब तुम आ गई हो ना, तुमने मुझे देख लिया ना, अब आराम से फ्रेश हो जाओ, बाकी की शिकायतें बाद में करते रहना। यहाँ से आपका दामाद कहीं भी भाग नहीं पाएगा। अब सुमन फ्रेश होने के लिए तो चली जाती है, पर ये बात शोभा की सास सुन लेती है। शोभा की सास को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वहाँ मनमुटाव ना हो जाए इसलिए वो चुप रहती है। अब कुछ देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं और अगले दिन हितेश अपनी सास को बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाता है। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर घूमने चलते हैं। मैं माँ को भी जाकर कह देता हूँ। दामाद जी, वैसे घुमाओगे कहाँ? मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ घुमाना पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं चलूँगी मैं। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल। अब हितेश अपनी सास से बात करके अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ हितेश की माँ नाराज़ बैठी होती है। मैं देख रही हूँ, जब से तेरी सास और साला आया है ना, तू उन्हीं की जी हजूरी में लगा है। अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल ही गया। मैंने जब तुझे बोला कि बेटा कहीं बाहर घुमाने ले चल, तो तुझे छुट्टी नहीं मिली, पर सास के आते ही तुझे छुट्टी मिल गई है। माँ, पर आज तो संडे है ना, मैंने तो कोई छुट्टी नहीं ली। अब नाराज़ होना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। हितेश बेचारा अपनी सास और माँ के बीच में फंस जाता है और दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ हितेश की सास अलग नाटक करती है तो वहीं उसकी माँ अलग नाटक शुरू कर देती है। दामाद जी, तुम्हारे गुजरात का खाना खा खा कर तो मैं पक चुकी हूँ।
यहाँ कुछ चटपटा चाट मसाले वाली चीज़ नहीं मिल सकती क्या? हमारे दिल्ली में तो जगह जगह पर ठेले होते हैं, खाने की तो कोई कमी ही नहीं। हम तो 20 रुपये के छोले भटूरे से भी पेट भर लेते हैं। बेटा तू समधन जी के लिए ना वो चटपटे मसाले वाली चीज़ ला देना। मैं तो सादा खाना खाती हूँ, मेरे लिए कुछ सादा ही लाना हो। जीजा जी, मुझे तो आपके साथ जाना है और खुद देखकर खाना पसंद करना है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं तो वही खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं साले साहब, तुम तो मेरे पार्टनर हो, चलो मेरे साथ। बहू के मायके वाले तो ऐसे कर रहे जिसे हितेश उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा हो। मेरे बेटे का कितना पैसा खर्चा करवा दिया। घर जाकर हितेश को समझा दूंगी कि इतना पैसा अपना ससुराल वाले पे मत खर्च, और समधन जी से बात कर, उनसे बोल कि आई है तो अपनी बेटी साथ में ही ले जाए। जब अपना खर्चा लगेगा तब समधन जी को अकल आएगी। ये सब देखकर शोभा की सास नाराज़ होने लगती है। कुछ देर बाद जब सब घर पहुंचते हैं तो हितेश अपने ससुराल वालों के लिए रहने खाने का अच्छा बंदोबस्त करता है, पर फिर भी सुमन उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है। ये देखकर शोभा की सास का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है और वो अकेले में हितेश से कहती है, हितेश बेटा, अब की बार तेरी सास कुछ बोली ना तो तू भी कह देना कि जब हम बारात लेकर दिल्ली गए थे तो उन्होंने कौन सा हमारे रहने खाने का इंतजाम किया था, और हमने अपने रहने के लिए खुद होटल बुक किया था। जब से आई है तब से ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही है। एक बार भी नहीं सोच रही कि बेटी के ससुराल आई है। माँ शांत हो जाओ ना, बस 3-4 दिन की तो बात है, और वैसे भी सासू माँ अपनी बेटी से मिलने आई है। अरे बेटी से मिलने आई है तो आराम से मिले ना और जाए ना, इतना नाटक क्यों कर रही है? हमने कौन सा इनका कर्जा खाया है? देख बेटा, मैं तुझे बोल देती हूँ, अगर ये बोले कि शोभा को अपने साथ लेकर जाने का है तो तू मना नहीं करेगा और ना ही कोई खर्चा देगा। आखिर शोभा इनकी भी तो बेटी है, ये अपनी बेटी पर थोड़ा खर्चा नहीं कर सकती क्या? ठीक है ना माँ, मैं समझ गया आपकी बातें सर आँखों पर अब मैं सोने जाऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब हितेश अपनी माँ और सास के बीच में पीसने लगता है, पर फिर भी वो समझदारी के साथ अपनी माँ और सास की बातों का मान रखता है। इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है और सुमन दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगती है। दामाद जी, आपने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा दामाद मिला। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। समधन जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। अब मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके यहाँ आने से तो घर में रौनक आ गई थी। जैसे ही टाइम मिले ना वैसे ही आ जाया करना हो। इसी बहाने आपकी मुलाकात आपकी बेटी से भी हो जाएगी और घूमना फिरना भी हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी यहाँ बहुत मज़ा आया। आंटी जी, हम फिर से पक्का आएंगे। नहीं समधन जी, अब तो आना नहीं हो पाएगा। अब आप कभी आना, और दामाद जी जल्दी से छुट्टी लेकर मेरी बेटी को दिल्ली लेकर आओ। अरे जब आप खुद आइए तो हितेश क्यों छोड़कर आएगा आपकी बेटी को? मेरी मानो तो आप अपने साथ लेकर चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। जब हितेश को छुट्टी मिलेगी तो वो भले शोभा को लेने आ जावे। हाँ, पहले बता देती समधन जी तो मैं अपनी बेटी को साथ में ले जाती। अब तो टिकट बन चुकी है और मेरा दिल्ली जाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन हो चुके हैं, घर अकेला है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग ज़रूर आना दिल्ली। सुमन अपना खर्चा बचाने के लिए बहानेबाजी करने लगती है और कुछ देर बाद हितेश अपनी सास को स्टेशन तक छोड़ आता है। शोभा के मायके वालों के जाने के बाद शोभा की सास को शांति मिलती है और हितेश को भी। नवीन एक चालाक किस्म का लड़का होता है। अपनी माँ की इकलौती संतान गुड़िया से शादी तो करता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए। मेरी तो जिंदगी अब आराम से कटेगी, ना फ्लैट के लिए पैसे जोड़ो और ना ही कार के लिए। सब आ रहा है, वो भी इतनी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की के साथ। नवीन,
जो दिख रहा है ना वैसा होता नहीं है। तू भले ही खुश हो रहा है, लेकिन तू तो जानता है कि इतनी अमीर लड़की, पढ़ी लिखी, सुंदर, इकलौती, तुझसे शादी क्यों करेगी? अरे प्यार में पागल है तो करेगी ना शादी माँ। तेरे बेटे को हल्के में लिया है क्या? कितनी लड़कियों के तो दिल तोड़े हैं मैंने, क्योंकि मैं जानता था कोई ना कोई सोने की चिड़िया जरूर फंसेगी। देख बेटा, मेरा तो सारा ठिकाना गांव में ही है। मैं तो नहीं रुकूंगी तेरे साथ। तेरी शादी होते ही मैं तो गांव चली जाऊंगी। फिर तू जाने, तेरी बीवी जाने। अरे माँ, अब तो ऐश करने के दिन शुरू हो रहे हैं और तू जा रही है? नौकर चाकर काम करेंगे माँ। सोकर उठते ही चाय और नाश्ता, सारा दिन टीवी में गेम और सोशल मीडिया में धमाल। अरे माँ, अब तो सुबह गोवा में होगी और शाम बैंकॉक में। हाँ। नवीन की शादी गुड़िया के साथ हो जाती है। कार में शादी के बाद गुड़िया बैठती है तो साथ में बैठ जाती है सास भी। अरे सासू माँ, आपको कहाँ ड्रॉप करना है? अरे बेटा, कैसे मजाक कर रहे हो? मैं बेचारी कहाँ ड्रॉप होने वाली हूँ। नवीन, कैसी बात कर रहे हो? माँ तो हम लोगों के साथ ही रहेंगी। तुम जानते हो ना, माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। कैसे मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ दूं? अरे बस कर गुड़िया, चली जाती हूँ मैं। लेकिन क्या करूंगी, जाकर भी मन नहीं लगेगा जब तक तुझे खाना नहीं खिला देती, तेरी मालिश नहीं कर लेती, तुझे सुला नहीं देती मेरी मुन्नी। मुझे भी कहाँ नींद आएगी। मैं हूं ना सासू माँ, मैं रख लूंगा आपकी गुड़िया का पूरा ख्याल। केवल गुड़िया नहीं, उसकी माँ का भी ख्याल रखना पड़ेगा नवीन। खैर, बीवी के साथ सास का भी गृह प्रवेश नवीन के घर में हो जाता है। अगले दिन नवीन और गुड़िया सामान लेकर हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं कि सामने खड़ी होती है सास, अपना भी सामान पैक करके। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप तो यहीं रहिए, घर में मजे करिए। वैसे जा कहाँ रही हैं? कैसी बात कर रहे हो नवीन? कहाँ जाएंगी माँ? हमारे साथ चल रही हैं। अरे लेकिन हम लोग तो हनीमून में जा रहे हैं ना। हाँ तो कहाँ लिखा है कि वहां माँ नहीं जा सकती? देखो नवीन, मैं अभी बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। नवीन बेचारा करता भी तो क्या। सभी होटल में पहुंचते हैं। अरे सुनो गुड़िया, अपना क्रेडिट कार्ड तो देना, रूम बुक करवाना है। वो तो हो गया दामाद जी, आइए रूम नंबर 502 में चले। और हम लोगों का कौन सा रूम है सासू माँ? अरे हम लोगों का ही 502 है दामाद जी। अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ? हम लोगों का मतलब है मेरा और गुड़िया का। उफ़ो, कैसी बात कर रहे हो नवीन? माँ बेचारी इस अनजान शहर में, अनजान जगह, अकेले कमरे में रहेंगी? नहीं नहीं, हम सबका एक ही रूम है, एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया है। नवीन सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो सोच लेता है कि वो गुड़िया से इस बारे में बात करेगा। तभी उसे गुड़िया और उसकी माँ के बात करने की आवाज आती है। गुड़िया, लगता है नवीन को मेरा तुम लोगों के साथ आना अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही हूं कि अपनी 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किसी एनजीओ में दे दूं। कम से कम उन लोगों को मेरे होने से नफरत तो नहीं होगी ना। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि नवीन मुझसे प्यार करता है, लेकिन नवीन तो बहुत खराब है माँ। मैं भी सोच रही हूँ कि उसे छोड़ दो। जहाँ तेरी कद्र नहीं, मैं रह सकती हूँ क्या? 1200 करोड़? अरे यार, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि इसमें जीरो कितने लगते हैं। ये तो पता ही नहीं है मुझे। अरे मम्मी जी, क्या कमरे में बैठी हैं? चलिए शहर घूमकर आते हैं हम माँ बेटे। सच में नवीन, तुम्हें मम्मी का हम लोगों के साथ रहना बुरा नहीं लग रहा? अरे कैसी बात कर रही हो गुड़िया, माँ तो माँ होती है, फिर तुम्हारी हो या मेरी, क्यों? ओके ओके, चलो कहीं घूम कर आते हैं।
सब घूम फिर कर घर आ जाते हैं। नवीन के दिमाग में तो बस अब 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा ही चलता रहता है। ओहो, थक गई मैं तो। माँ जी, मैं चाय ले आता हूँ। अरे बेटा, खाने में भी कुछ बना देना, मैं कमरे में ही हूँ, आवाज दे देना। थका हारा नवीन पैसों की लालच में किचन में जाकर खाना बनाता है और सास के सामने पेश कर देता है। सासू माँ, मैं क्या सोच रहा था कि कुछ शेफ के इंटरव्यू शेड्यूल कर दूं क्या मैं? अरे नहीं नहीं, मैं किसी के भी हाथ का खाना नहीं खा सकती हूँ। वैसे भी मैं खाती ही कितना हूँ, फालतू पैसे क्यों खराब करना? क्यों नवीन, शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारी हॉबी कुकिंग है। अब क्या हो गया? बनाओ ना खाना। नवीन बेचारा सुबह शाम दिन रात किचन में होता और खाना बनाता, सास की सेवा करता और बीवी के नखरे झेलता। बेटा नवीन, आज कुछ साउथ इंडियन बनाकर खिलाओ। क्यों, आता तो है ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ हाँ बेटा, पूछो ना, लेकिन जरा ना पैर दबाते दबाते, क्या है कि दर्द हो रहा है। हाँ माँ, कभी कभी बिना कुछ किए भी पैर दर्द हो जाते हैं, समझ सकता हूं मैं। बस ये बता के पूछना क्या चाहता था तू? यही कि आप लोगों की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, मतलब कितनी संपत्ति है मेरी गुड़िया के नाम? वैसे मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, वो क्या है ना, आपके बाद तो सब हमारा ही होना है। अब गुड़िया तो मासूम है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। समझ रही है ना आप? हाँ बेटा, ये तो है ही। वैसे तू शाम को जब डोसा बनाकर लाएगा तब समझा दूंगी। तब तक मैं भी अपने मैनेजर से पूरी प्रॉपर्टी की फाइल मंगा लेती हूँ। क्यों? नवीन को तो ये सुनकर ही मजे आ जाते हैं। अरे वाह जी वाह, मैनेजर से फाइल, कहाँ कहाँ क्या क्या है। हे भगवान, जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किया होगा, तभी इस जन्म में बैठे बिठाए अरबपति बन रहा हूं। नवीन किचन में जाकर लग जाता है दाल चावल पीसने। मन लगाकर खाना बनाता हूँ, शाम को मैनेजर आएगा तो वो भी खाकर उंगली चाटता रह जाएगा। शाम होती है और नवीन सज धज कर तैयार हो जाता है। अरे गुड़िया, कब से तैयार हूं, कब आएगा तुम लोगों का मैनेजर? तैयार तो मैं भी हूँ, हम लोग भी उससे मिलने के लिए बेकरार है, पता नहीं कब आएगा। अरे गुड़िया, मैनेजर से बात हो गई क्या? कब तक आ रहा है वो? हाय रे, मेरे हाथों में पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए कितनी बेकरार है ये माँ बेटी। तभी घंटी बजती है और मैनेजर साहब घर के अंदर आते हैं। आइए आइए आइए, क्या रिपोर्ट है मैनेजर साहब? उसके लिए तो पहले मैम से फीडबैक लेना पड़ेगा। मैनेजर माँ बेटी के साथ बैठता है और जाते वक्त उन लोगों के हाथ में फाइल देकर जाता है। अरे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। मजे आ गए नवीन, अब तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं, मैं तुम और माँ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, फाइल यहाँ लेकर आओ। नवीन फाइल खोलकर पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है, तुम लोगों को पागल खाने से रिलीज कर दिया है, ये तो उसकी फाइल है। हाँ बेटा, दरअसल ना हम दोनों का इलाज चल रहा था पागल खाने में, ट्रायल में हम लोग बाहर थे। हम लोगों को अपने दिमाग का प्रयोग करके दिखाना था, जिसके बेस पर हम लोगों को पागल खाने से छुट्टी मिलने वाली थी। सो हम लोगों को छुट्टी मिल गई। हम लोगों के पास ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे भी शादी से पहले तो तुमने कहा था कि। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बोला था क्या नहीं मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मैं जा रहा हूं। हे भगवान, ज्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं होती, ये मुझे अब पता चल रहा है।